कहानी की शुरुआत होती है एम्मा लॉयड नाम की एक रेडियो जॉकी से, जो कि लड़की समाज में बहुत फेमस है क्योंकि अपने शो पर वो प्यार और रिलेशनशिप को लेकर लड़कियों को प्रैक्टिकल टिप्स और एडवाइस देती है। वो हमेशा कहती रहती है कि 43% शादियां बाद में तलाक का रूप ले लेती हैं क्योंकि ज्यादातर लड़कियां लड़कों के चार्मिंग लुक और उनकी हीरोगिरी को देखकर उनके प्यार में पड़ जाती हैं और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उनसे शादी कर लेती हैं। उसने लड़कियों को उनका सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए एक टेस्ट रखा है जिसमें देखा जाता है कि क्या वो जिम्मेदार है, क्या वो तुम्हारी बराबरी का है, कहीं उसमें बचपना तो नहीं है, और सबसे जरूरी उसकी जिंदगी में तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज उसका ये शो सोफिया नाम की एक लड़की भी सुन रही थी जिसकी एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी। उसे अपना मंगेतर पैट्रिक एमा के बताए इस टेस्ट में फिट नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो उससे प्यार तो करता है लेकिन वो एक मस्त मौला किस्म का इंसान है। वो सिर्फ उसे अटेंशन देने की बजाय अपने दोस्तों के साथ भी काफी टाइम बिताता है। उनके साथ घूमना और फुटबॉल खेलना उसका रोजाना का काम है। साथ ही सोफिया को अचानक ये भी लगने लगा है कि पैट्रिक उसकी बराबरी का भी नहीं है। वो एक फायर फाइटर की जॉब करता है। हालांकि सोफिया भी कोई ज्यादा अमीर नहीं थी लेकिन फिर भी वो एमा के शो में कॉल करके उसे पैट्रिक के कम टेस्ट स्कोर के बारे में बताती है। एमा घुमा फिराकर उसे इशारा दे देती है कि पैट्रिक के साथ उसकी रिलेशनशिप ज्यादा नहीं टिक पाएगी। उससे बात करके सोफिया पैट्रिक से मिलना, उसका फोन तक उठाना बंद कर देती है। इत्तेफाक से आज का ये शो पैट्रिक भी सुन लेता है, इसलिए वो सोफिया से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो साफ कह देती है कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। टूटे दिल के साथ पैट्रिक अपने अपार्टमेंट में जाता है जो कि एक ऐसी जगह है जहां आसपास इंडियन कम्युनिटी के काफी लोग रहते हैं। नीचे एक समोसा कैफे चलाने वाली इंडियन फैमिली रहती है जो पैट्रिक से काफी अपनापन मानते हैं। उसके ब्रेकअप की खबर सुनकर वो सब दुखी थे। उनका अजय नाम का एक लड़का भी है जो कंप्यूटर और हैकिंग में बहुत एक्सपर्ट है। वह पैट्रिक से कहता है कि तुम्हारा रिश्ता तोड़वाने वाली उस एमा लॉयड को तुम कैसे छोड़ सकते हो, उसे सबक सिखाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसे अखबार की एक कटिंग दिखाता है जिसमें खबर थी कि 1 महीने में एमा लॉयड शादी कर रही है। पैट्रिक के आने से पहले ही अजय ने एमा लॉयड के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी एक सरकारी वेबसाइट से चुरा ली थी। साथ ही वो मैरिज रजिस्ट्रार की वेबसाइट भी हैक करके बैठा था। वो कहता है कि तुम्हारी हाँ कहते ही मैं एमा लॉयड की शादी तुमसे करा सकता हूँ। पैट्रिक ने एमा से बदला लेने के बारे में सोचा भी नहीं था क्योंकि एक रेडियो जॉकी से बदला लेना उसकी औकात से बाहर था, लेकिन अब वो तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि दुनिया के रिश्ते तोड़वाने वाली का जब खुद का रिश्ता मुश्किल में आएगा तो उसे बड़ा सुकून मिलेगा। कुछ दिन बाद एमा अपने मंगेतर के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाती है लेकिन यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर एमा और उसका मंगेतर रिचर्ड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि एमा की शादी किसी पैट्रिक सोलिवन नाम के आदमी से हुई है। एमा की बातों से जब सरकारी ऑफिसर को ये लगता है कि शादी का सर्टिफिकेट सिस्टम की किसी खराबी की वजह से जनरेट हुआ है तो अब वो उन्हें ढेर सारे सरकारी फॉर्म पकड़ा कर कहता है कि इन पर एमा के साथ साथ उसके हस्बैंड यानी पैट्रिक के भी साइन करवाने होंगे और फिर नोटरी करवा कर इन्हें जमा करना होगा। रिचर्ड कहता है कि वो इस मामले को संभाल लेगा लेकिन अपनी वजह से एमा अपने मंगेतर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सारे फॉर्म लेकर पैट्रिक नाम के इस आदमी को ढूंढने निकल जाती है। सबसे पहले उसकी मुलाकात उस इंडियन फैमिली से होती है जो पैट्रिक कहाँ मिलेगा ये उसे बता देते हैं। अब पता करते करते वो एक कैफे में पहुंच जाती है जहाँ पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ स्नूकर गेम खेल रहा होता है। एमा को अपनी ओर आते देख पहले तो घबराहट में वो छुपने लगता है लेकिन फिर वो उसके सामने आ जाता है। एमा उससे अपनी परेशानी बताना चाहती है लेकिन बार बार उसकी बात काट कर पैट्रिक कभी उसके लिए ड्रिंक मंगवा लेता है तो कभी ज्यादा ड्रिंक ना पीने पर उसकी मजाक बनाने लगता है। उसके सारे दोस्त भी एमा के ऊपर हंसने लगते हैं तो एमा भी गुस्से में उससे ड्रिंक करने का चैलेंज लगा लेती है और इतना पीती है कि अपना होश खोकर बेसुध हो जाती है। पैट्रिक उसे कंधे पर डालकर अपने घर ले आता है और उसे अपने बेड पर लिटा देता है। एमा के फोन पर उसके मंगेतर रिचर्ड की बार बार कॉल्स आ रही थी लेकिन वो फोन को भी साइलेंट मोड पर लगा देता है। अब सुबह को काफी देर से एमा की आंख खुलती है तो खुद को इस अनजान जगह देखकर वो घबरा जाती है। साथ ही दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें पैट्रिक ने लिखा था कि कल रात के लिए शुक्रिया। इसे पढ़कर तो एमा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रात की ड्रिंकिंग वाली कहानी याद आ जाती है और उसे लगता है कि नशे में वो उस आदमी पैट्रिक के साथ कुछ गलत कर बैठी है। अब वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि रिचर्ड सुबह से ही फोन पर फोन किए जा रहा है। उन दोनों को आज अपनी शादी के केक की टेस्टिंग के लिए जाना था जिसका अपॉइंटमेंट अगर मिस हो गया तो अगले 1 महीने तक नहीं मिल पाएगा, लेकिन रिचर्ड किसी काम की वजह से एमा को ही वहां जाने के लिए कह देता है। वो वहां जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो यहाँ पैट्रिक उसे मिल जाता है। वो सारे पेपर्स पर साइन कर लाया था और कहता है कि चलो नोटरी ऑफिस चलकर ये काम खत्म करते हैं, लेकिन एमा कहती है कि पहले उसे केक टेस्टिंग के लिए जाना होगा, जिसे सुनते ही पैट्रिक भी उसके साथ कार में घुस जाता है।
एमा को उसका ऐसे चिपकना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब तक इन पेपर्स का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उससे कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए उसे साथ लेकर वो केक टेस्टिंग के लिए पहुंच जाती है। यहाँ एमा को कई सारे केक चखने के बाद उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना था। यहाँ उसी की तरह और भी कई अमीर घरानों की औरतें आई हुई थी जो बस पैट्रिक को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो अमीर लोगों की तरह थोड़ा थोड़ा खाने की बजाय केक पर टूट पड़ा था। एमा को इरिटेट करने के लिए वो जानबूझकर बस बोले ही जा रहा था, लेकिन उन औरतों में से एक को उसका ये खुला अंदाज बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो उससे बातें करने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि एमा की शादी इसी आदमी से होने वाली है। पैट्रिक भी जानबूझकर उस औरत को यही बता देता है, जिसके बाद एमा भी ना चाहते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। उसने सोचा था कि अनजान औरत है, क्या ही फर्क पड़ेगा। यहाँ से वो दोनों नोटरी ऑफिस जाते हैं, जहाँ पैट्रिक का एक इंडियन पड़ोसी काम करता है। ये काम मुश्किल से 10-15 मिनट का था, लेकिन पीछे से पैट्रिक के इशारा करते ही वो इंडियन कह देता है कि पहले वो अच्छी तरह चेक करेगा, जिसमें कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं। ये सुनकर एमा परेशान हो जाती है और थोड़ा जल्दी करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। शाम को एमा की नई बुक लॉन्च हो रही थी, जिसके लिए रिचर्ड ने एक पार्टी रखी थी। रिचर्ड एक बुक पब्लिशर था, उसने अपनी ही एजेंसी से उसकी बुक पब्लिश करवाई थी। लेकिन यहाँ पर वही औरत आ जाती है जो केक टेस्टिंग के दौरान पैट्रिक को एमा का मंगेतर समझ बैठी थी। वो एमा को बताती है कि तुम्हारे मंगेतर की इस बुक एजेंसी में मेरे हस्बैंड मिस्टर कार्ल का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कंपनी के अपने सारे शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे तुम्हारे मंगेतर की एजेंसी बंद हो सकती है। मैंने उन्हें समझाया कि वो बिल्कुल उनके जैसा ही है, जिस पर वो यहाँ पार्टी में आने के लिए मान गई, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो तुम्हारे मंगेतर से खुद मिलेंगे, और अगर वो उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसा मैंने उन्हें बताया तो फिर वो अपने शेयर बेचने का इरादा बदल भी सकते हैं, जिससे तुम्हारे मंगेतर की एजेंसी बंद होने से बच जाएगी। ये सब सुनकर एमा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो रिचर्ड को मिस्टर कार्ल के सामने अपने मंगेतर के रूप में ले गई तो रिचर्ड की एजेंसी खतरे में आ जाएगी। किस्मत से उसी वक्त पैट्रिक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाता है, क्योंकि अपने नोटरी वाले इंडियन दोस्त के समझाने पर उसने एमा को और ज्यादा परेशान करने का अपना इरादा छोड़ दिया था। एमा उसे देखते ही उसके गले लग जाती है और कान में उसे समझा देती है कि कुछ देर के लिए उसे उसका मंगेतर होने का नाटक करना होगा। वो उसे मिस्टर कार्ल और उसकी वाइफ के सामने ले जाती है। मिस्टर कार्ल पैट्रिक से बात करके जानने की कोशिश करता है कि कहीं वो भी तो अमीर लोगों की तरह फैंसी और बनावटी बातें तो नहीं कर रहा है। अमीर होने के बावजूद ऐसे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन पैट्रिक जब उससे जमीन से जुड़ी हुई जेन्युइन और फनी बातें करता है तो मिस्टर कार्ल उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और दोनों में काफी जमने लगती है। मगर इतने में रिचर्ड ये सब देख लेता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से वहीं आकर मिस्टर कार्ल को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही एमा उसे अपना भाई बता देती है। रिचर्ड को ये बहुत बुरा लगता है। वो एमा को अलग ले जाकर पूछता है तो वो उसे सारी कहानी बता देती है कि ये सारी सिचुएशन उसकी एजेंसी को बचाने के चक्कर में क्रिएट हो रही है। उसे आज रात आखिरी बार पैट्रिक को मिस्टर कार्ल के साथ डिनर पर ले जाना होगा, जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रिचर्ड को ये समझाकर वो बाहर आती है, लेकिन तब तक पैट्रिक वहां से जा चुका था। उसका फोन भी नहीं उठता, इसलिए वो उसे डिनर पर चलने की बात समझाने के लिए मैसेज कर देती है। कहती है कि उसका पूरा करियर, उसकी शादी सब इस डिनर पर टिकी हुई है। रात को डिनर के दौरान वो उसके ना आने के बहाने बनाने लगती है, लेकिन इतनी देर में पैट्रिक वहां आ जाता है। मिस्टर कार्ल कहते हैं कि अपने मंगेतर को इस तरह कौन इंतजार करवाता है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि मैं जानता हूँ ये डिनर मेरे करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ फैमिली सबसे ऊपर होती है, इसलिए मैं यहाँ डिनर के लिए नहीं बल्कि आप सबको अपनी फैमिली फंक्शन में इन्वाइट करने आया हूँ। मिस्टर कार्ल मान जाते हैं और सबके सब पैट्रिक के साथ चल देते हैं। यहाँ उसी हैकर लड़के अजय की शादी हो रही थी, वो भी एकदम टिपिकल इंडियन स्टाइल में। बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक पर ठुमके लगाते मेहमान और हर तरफ सच्ची खुशी का माहौल, जिसे देखकर मिस्टर कार्ल, उनकी वाइफ और एमा भी मस्ती में झूमने लगते हैं। लेडीज अपने हाथों पर मेहंदी भी लगवाती हैं और वो सब खूब एंजॉय करते हैं। डांस के दौरान एमा उसकी मदद करने के लिए और उसे शादी में लाने के लिए पैट्रिक का शुक्रिया करती है और कहती है कि उसने जैसा सोचा था पैट्रिक उससे कहीं अलग है। पैट्रिक भी जवाब में कहता है कि वो भी पहले एमा के बारे में कुछ और ही सोचता था। उसे एमा की आंखों में अपने लिए अट्रैक्शन साफ दिखाई दे रहा था और वो भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, इसलिए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा पीछे हटकर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और ये कहकर वो चली जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक अजीब सी कश्मकश उसके अंदर चलने लगी थी, इसलिए वो अपने डैड को अपने दिल का हाल बताने के लिए उनके घर चली जाती है। वो उसके सौतेले पिता थे, लेकिन एमा की माँ के जाने के बाद भी वो उसे बहुत प्यार करते थे। मगर आज उनके घर पर एक जवान लड़की भी थी। एमा समझ जाती है कि उसके डैड ने उससे भी कम उम्र की लड़की को साथ रखा है, इसलिए गुस्से में वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है।
अगले दिन वो रिचर्ड से मिलती है तो उसके पूछने पर उसे याद आता है कि साइन किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पैट्रिक के पास ही रह गए हैं। रिचर्ड एमा को परेशान देखकर समझ जाता है कि पैट्रिक ने अपनी चालबाजी से उसे कंफ्यूज कर दिया है, इसलिए अब इस मैटर को वो अपने हाथ में लेने का फैसला कर लेता है। वो पैट्रिक से फुटबॉल ग्राउंड में जाकर मिलता है और उससे साफ साफ कहता है कि उसे शक है कि एमा की शादी के सर्टिफिकेट की गड़बड़ी पैट्रिक ने ही जानबूझकर की है। उसे धमकी देता है कि अब वो पता करके जिसने भी ये किया होगा उसे जेल भिजवा देगा। पैट्रिक ये सुनकर घबरा जाता है, अपने लिए नहीं बल्कि उस लड़के अजय के बारे में सोचकर उसे चिंता होने लगती है। इसलिए घर आकर वो एमा से जुड़ी हर चीज जैसे अखबार की कटिंग सब डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन एमा की किताब वो नहीं फेंकता बल्कि आज वो उसे पढ़ने लगता है। इसके बाद वो पेपर्स लेकर उसके ऑफिस में ही पहुंच जाता है। बाहर से वो उसके शो वाले नंबर पर ही कॉल कर देता है और कहता है कि एमा ने अपनी किताब में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं। उसके बताए गए टेस्ट के हिसाब से तो ज्यादातर लड़के किसी भी लड़की के काबिल नहीं है। एमा इससे चिढ़ जाती है और शो के बाद बाहर आकर उससे बहस करने लगती है। इसके बाद दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं और बहस धीरे धीरे पर्सनल होने लगती है और किसी बात पर पैट्रिक एमा को किस कर लेता है। लेकिन गुस्सा होने की बजाय एमा भी उसे पागलों की तरह लिपट जाती है। दोनों काफी देर तक इसी तरह रहते हैं और फिर हंसते हुए बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। दोनों ही खुश थे, लेकिन छत पर जब पैट्रिक उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है तो एमा पीछे हट जाती है और उदास होते हुए कहती है कि उसकी शादी होने वाली है। पैट्रिक उसकी बात का सम्मान करता है और पेपर्स देकर उसे आखिरी गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। एमा अब रिचर्ड से मिलकर उसे पेपर्स दिखाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम खुश नजर नहीं आ रही। एमा कहती है कि नहीं वो खुश है, जिसके बाद रिचर्ड भी उसे अपनी अंगूठी दे देता है। लेकिन अंगूठी पर लिखे आई डू की जगह एमा इसे डू आई पढ़ती है, जिसे सुनकर रिचर्ड का चेहरा उतर जाता है। वो समझ गया था कि पैट्रिक ने अपनी चार्मिंग बातों से एमा पर अपना जादू कर दिया है। एमा भी मानती है कि वो कंफ्यूज है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच है। एमा भी मुस्कुराते हुए जैसे अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपनी ही फिलोसफी के खिलाफ जाने लगी थी। अब वो अपने शो पर फिर से लड़कियों को वही प्रैक्टिकल एडवाइस देने लगती है, लेकिन रात रात पर वो खुद किन्हीं ख्यालों में गुम रहने लगती है, जैसे उसके अंदर एक लड़ाई चल रही हो। एक दिन वो अपने डैड के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उस यंग लड़की के नहीं बल्कि लड़की की माँ के साथ रह रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एमा अपनी गलतफहमी के लिए उनसे माफी मांगती है और आज वो अपने डैड से पूछ ही बैठती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके डैड पहले तो यही कहते हैं कि रिचर्ड में वो सारी खूबियां हैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने की। एक बाप होने के नाते मैं भी ऐसा ही लड़का तुम्हारे लिए चुनता। लेकिन एमा के ज्यादा जोर देने पर वो कहते हैं कि इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, लेकिन गलतियां करने के बाद ही वो सही चीज हासिल कर पाता है, इसलिए कभी कभी गलतियां करना भी सही हो सकता है। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मतलब साफ था कि अगर उसका दिल उसे कहीं और खींच रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पिछले फैसले को एक गलती मानकर वो अपने दिल की सुन सकती है। अपने डैड की एडवाइस सुनने के बाद एमा की आंखों के सामने से कंफ्यूजन का अंधेरा जैसे पूरी तरह छट गया और वो मुस्कुराते हुए सीधे पैट्रिक के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर पैट्रिक के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट आती है। एमा उससे कहती है कि उसने शादी का अपना इरादा बदल दिया है। ये सुनकर पैट्रिक जैसे किसी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बात पर गौर दिए बिना एमा उसके करीब आने लगती है तो वो भी अभी कुछ नहीं कह पाता। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और जी भरकर प्यार करते हैं। एमा बहुत खुश थी, लेकिन किचन में नाश्ता तैयार करते हुए डस्टबिन में उसकी नजर उसी अखबार की कटिंग पर पड़ जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि पैट्रिक काफी पहले से उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहा था। उस पर चिल्लाने लगती है और कुछ भी सुने बिना घर से बाहर आकर जाने लगती है। पैट्रिक उसके पीछे आता है तो वो कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरी शादी, मेरा करियर सब बर्बाद करने की कोशिश की। तुम जैसे लोगों से बचने की मैं सबको एडवाइस देती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे स्कैमर के जाल में मैं भी फंस गई। पैट्रिक किसी तरह उसे एक जगह रोक लेता है और एक स्टोर के अंदर उस लड़की को दिखाता है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन एमा के शो में उसकी बातों में आकर उसने शादी कैंसिल कर दी। वो कहता है कि जिसे तुम जानती नहीं उसे गलत साबित करके कैसे उसका रिश्ता बर्बाद कर सकती हो। ये सब मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि जब अपने ऊपर बीतती है तो कैसा लगता है। वो और कुछ कहता है, लेकिन एमा कहती है कि तुमने अपना बदला ले लिया, तुम जीत गए, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वो सीधा रिचर्ड से जाकर मिलती है। एमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो कहता है कि घर तो मैंने बना लिया है, लेकिन तुम्हारे बगैर ये घर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लगा कि एमा यहाँ शादी कैंसिल करने आई है। ऐसा कहकर वो उसके लिए आसानी कर रहा था, लेकिन एमा कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें अकेला क्यों रहना पड़ेगा। ये सुनकर रिचर्ड खुश हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे शादी कर रही हो। एमा आई डू कहते हुए उसके गले लग जाती है, यानी कि वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि रिचर्ड जैसे अच्छे इंसान के साथ उसके हाथों एक बड़ी नाइंसाफी होने से बच गई। वो अपने शो पर भी कहती है कि वो किसी सपनों के राजकुमार से नहीं बल्कि असल जिंदगी के एक परफेक्ट इंसान से शादी कर रही है।
हालांकि वो पहले की तरह चार्मिंग और कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रही हो। एक दिन कॉल पर एक लड़की उससे पूछ लेती है कि अगर उसकी थ्योरी गलत साबित हुई तो क्या होगा, जिसे सुनकर एम्मा से कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी ओर पैट्रिक भी उदास था। वो दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, सारे काम कर रहा था, लेकिन वो भी पहले जैसा सबको हंसाने वाला, महफिल में जान डाल देने वाला पैट्रिक नहीं रहा था। आखिर वो एक दिन एम्मा के शो में कॉल कर देता है और लाइव शो में कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन कल उस लड़की की शादी हो रही है। अगर वो खुश है तो मैं भी उसके लिए खुश हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक बार उस लड़की को बताना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। पता नहीं वो ये बात जानती भी है या नहीं। एम्मा उसे कोई जवाब नहीं देती और शो छोड़कर बाहर निकल जाती है। अगले दिन वो अपने डैड के घर पर शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसके डैड ने भी उसका पिछले दिन का शो सुन लिया था। एम्मा उन्हें बताती है कि पैट्रिक उससे प्यार करता है, जिस पर वो कहते हैं कि अभी भी वो जो चाहे कर सकती है, वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। शादी के लिए चर्च पहुंचकर वो दुल्हन वाले कमरे में बैठी थी, तभी रिचर्ड वहां आता है। एम्मा के लिए ये सही मौका था उसे सच्चाई बताने का, लेकिन उसके होंठ जैसे सिल जाते हैं। पैट्रिक का ख्याल बार बार उसके मन में आ रहा था, लेकिन अब रिचर्ड को यह दुख देने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो एक अच्छा इंसान है, उसका दिल दुखाए तो कैसे। आखिर वो उससे इस तरह मुस्कुराते हुए मिलती है जैसे कोई बात ही ना हो, लेकिन वो देखती है कि रिचर्ड का चेहरा पहले से ही उतरा हुआ है। वो एक प्लास्टिक बैग में से वो सारे पेपर्स निकालता है तो एम्मा पूछती है कि तुमने ये पेपर्स अभी तक जमा क्यों नहीं किए। रिचर्ड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो ये ना समझ सके कि वो हार गया है। वो कहता है कि अगर आज तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो मेरे साथ तुम पूरी तरह खुश नहीं रहोगी। एक अधूरापन हमेशा हम दोनों के बीच रहेगा। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। एम्मा उसके कंधे से लगकर रो पड़ती है और उसका शुक्रिया करती है। अब कुछ सोचकर एम्मा चर्च का फायर अलार्म चालू कर देती है, जिससे थोड़ी ही देर में पैट्रिक अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। आते ही सामने एम्मा को दुल्हन की ड्रेस में देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं होता, जैसे उसे पहले से भरोसा हो कि ये जरूर होगा। फिर भी वो पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर एम्मा उससे लिपट जाती है। मूवी के आखिर में पैट्रिक और एम्मा दोनों फायर ट्रक के पीछे लटक कर वहां से चले जाते हैं और सारे रिश्तेदार हाथ हिलाकर उन्हें बधाई देते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।